ओके सो ये अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एक चीज़ याद रखिए स्टूडेंट्स कि जब भी चार्ज जब भी एक जगह से दूसरी जगह जब जाता है तो चार्ज के कारण मास अफेक्ट करता है। क्या कह रहा हूँ मैं? चार्ज के कारण मास अफेक्ट करता है, लेकिन मास के कारण चार्ज अफेक्ट नहीं करता। तो ये थोड़ी सी चीज़ हमने समझनी है। क्लियर हो रही बात? तो चार्ज जो होता है ऑलवेज कम्स विद मास, राइट? तो ये थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा पॉइंट टू बी रिमेंबर। ओके, नाउ सी द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज चार्जेस जो होते हैं इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। चार्ज is independent. This is very important point I am discussing here. Charge is independent of speed of body. तो बॉडी की स्पीड के इंडिपेंडेंट होता है। ये पॉइंट मैं यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि देखिए कि आपका जो मास होता है वो स्पीड पे डिपेंड करता है। क्यों, कैसे डिपेंड करता है? तो आपने कई बार देखा होगा, से फॉर एन एग्जांपल, जब कोई भी बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसका रेस्ट मास, और जब वो बॉडी मूव कर रही होती है तो उसका जो मास है उस मास में डिफरेंस रहता है। लेकिन हमें क्यों नहीं समझता है? तो हमें इसलिए नहीं समझता है बिकॉज एक्चुअल में अगर मास की बात करते हैं, इन केस ऑफ मास इज इक्वल्स टू, इसे रिलेटिव मास कहते हैं। ये होता है v² by c²। दिस इज रिलेटिव मास कंसेप्ट। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, रिलेटिव की जब बात करें, दिस इज द रिलेटिव मास ऑफ एनी बॉडी। ये मास जो है स्पीड पे डिपेंड करता है। this v is the speed of a body and this is the speed of light। अब होता क्या है कि जब हम लोग दौड़ रहे होते हैं उस समय हमारा मास चेंज रहता है। एक्चुअल मास जो है, अगर हम लोग रेस्ट पे है, बॉडी जब रेस्ट पे है तो उस समय उसका मास कुछ और होता है, और जब बॉडी मोशन में होती है तो उस समय उसका मास डिफर करता है। लेकिन फिर हमें समझ में क्यों नहीं आता है? तो इसलिए नहीं समझ में आता है बिकॉज जब हम दौड़ रहे होते हैं तो आप कितने से दौड़ोगे? आपकी स्पीड मान लो 100 मीटर पर सेकेंड है, या फिर आप मान लो 500 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन उसके यहाँ अगर आप देखते हो, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर मान लो आपकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है, वो स्पीड डिवाइडेड बाय दिस, इसका स्क्वायर, आपकी स्पीड का 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। जब आप ये वाला रेशियो जब आप निकालोगे तो वो इतना छोटा आएगा, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0, बिकॉज बहुत छोटा होगा। और अगर बहुत छोटा होगा तो 1 माइनस दिस विल गिव यू दिस। तो इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन जब हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे उस समय इलेक्ट्रॉन की स्पीड लगभग 3 × 10⁶ या 3 × 10⁷, सॉरी, दैट्स ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है। उस केस में आपको जो स्पीड समझ में आती है सब एटॉमिक पार्टिकल के मोशन से रिलेटेड, अगर स्पीड की बात करेंगे हम लोग, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁶ टू 10�7 के ऑर्डर की होगी। तो उस केस में जब हम लोग यहाँ उसे रखेंगे तो उस केस में अब ये रेशो 0 नेग्लिजिबल तो नहीं होने वाला है। तो उस केस में मास जो होता है बॉडी का, मास जो होगा दैट विल बी डिफरेंट किसी बॉडी का। लेकिन हमारे केस में ये समझ में इसलिए नहीं आता बिकॉज हमारी स्पीड बहुत छोटी होती है। लेकिन जब हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल की स्पीड की जब बात करते हैं तो उस केस में ये जो वैल्यू होती है ये नेग्लिजिबल नहीं होती है, इट हैड सम सिग्निफिकेंस एंड दैट्स द रीजन उस केस में मास विल बी डिफरेंट। तो मास इसलिए बोला जाता है कि मास डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी। लेकिन चार्ज आपका स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? इन केस ऑफ मास डिपेंड ऑन, याद रखिए गाइस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मास डिपेंड ऑन स्पीड। याद रखिए, मास डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ बॉडी, लेकिन आपका चार्ज, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? इंडिपेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ बॉडी। बट आपका मास
डिपेंड करता है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, चार्जेस और मास में ये डिफरेंस आता है। आइए चला आगे और बढ़ते हैं। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अब हम एक और प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। क्या कहते हैं, चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा कंजर्व रहते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। याद रखिए, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्जेस जो होते हैं, charges are always conserved. याद रखिए, very important. So charges are always conserved. तो चार्ज का कंजर्वेशन रूल एक्सप्लेन होता है यहाँ पे। क्या कहता है चार्ज का कंजर्वेशन रूल? और यू कैन से दैट चार्जेस कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. चार्जेस कैन neither be created nor be destroyed. But it can transfer. But it can transfer from one body to other for an isolated system. For an isolated system. Okay, so ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखना ये वाला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है चार्ज के रिलेटेड। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं चार्जेस जो है वो कंजर्व रहते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। इसका मतलब क्या है, आइए जरा एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लेते हैं। ठीक है, चार्जेस के रिलेटेड एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि चार्जेस कंजर्वेशन कैसे रहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कॉमन सा एक इजी क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो लिसन, हमारे पास एक सिस्टम है, से फॉर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, ओके, सो वी हैव अ सिस्टम, हमारे पास एक सिस्टम है। अब इसमें 5 कूलम प्लस 5 कूलम। दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं, अच्छा एक मिनट, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 5Q, ओके, प्लस 5Q ले लेते हैं। दूसरा लेते हैं 3Q माइनस, और यहाँ पे लेते हैं 2Q। ठीक है, अब आगे की अगर बात करें, देखिए ये आइसोलेटेड सिस्टम है, मेक इट वेरी वेरी क्लियर, दिस इज एन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, तो एक आइसोलेटेड समझ में आता है आपको? आइसोलेटेड क्या होता है? आइसोलेटेड का मतलब होता है किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होना, इसमें कोई और इंटरफेरेंस नहीं रहेगा यहाँ पे। दिस इज कॉल्ड एन आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब ये एक अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इसको बाहर से कुछ लेना देना नहीं है, बाहर से ना ही कोई चीज इसमें आएगी, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। आइए जरा समझते हैं क्या होता है। कुछ देर बाद हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चार्जेस आफ्टर सम टाइम हमें सिचुएशन के हिसाब से ऐसे देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास ये हो गया 6, ओके, ये हो गया Q, और ये हो गया स्मॉल q, ओके। तो अब आपसे पूछा जा रहा है डिटरमाइन the magnitude of charge small q।
तो स्टूडेंट एक छोटा सा एक बड़ा बेसिक सा एग्जांपल हमने यहाँ लिया हुआ है। एक सिस्टम है, ये आइसोलेटेड सिस्टम है और इस आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ चार्जेस आपको देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी देर बाद आपको समझ में आता है कि ये सिस्टम पे कुछ चार्जेस ऐसे देखने को मिल रही है। इसके पास है 6q, इसके पास है q और ये बन गया q, स्मॉल q। तो आपको बोला जा रहा है कि भाई q निकाल के बताइए, स्मॉल q निकाल के बताइए। तो आइए जरा समझ में आता है कि क्या होता है कि मैंने कहा कि चार्जेस क्या होते हैं, कंजर्व रहते हैं। अभी देखें ना, हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस की, जिसमें हमने कहा कि आपके चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम कंजर्व रहते हैं। दिमाग में एक बात ये डालिएगा, एक बात दिमाग में रखिएगा कि ये वाला सिस्टम, ये सेम सिस्टम है। थोड़ी देर बाद आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिली कि ऐसा हो गया उसमें। तो अब क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है, चार्जेस ट्रांसफर हुए होंगे। एक चीज याद रखिए कि इस आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ बॉडीज होगी जिसके ऊपर के चार्जेस आप पहले 5 + 5q -3q और 2q यहाँ देखने को मिल रहे हैं इस आइसोलेटेड सिस्टम में। अब जब ये एक आइसोलेटेड सिस्टम में आपको 3 बॉडीज देखने को मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने आपस में चार्जेस ट्रांसफर किए होंगे और ट्रांसफर होने के बाद वही आइसोलेटेड सिस्टम में आपको जो बॉडीज थी उनके ऊपर के चार्ज आपको ऐसे देखने को मिले। 1 2 3 ही बॉडी है, पहले भी 3 थी, अभी भी 3 है और उनके साथ ऐसे चार्जेस देखने को मिले। सेम आइसोलेटेड बॉडी, बिकॉज चार्ज यहाँ ट्रांसफर हुए होंगे। तो आपको पूछा जा रहा है कि भैया आप क्यू निकाल के बताइए, क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी होगी, ये निकाल के बताइए। तो आइए जरा देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है आइए जरा देखते हैं। तो मैंने आपको कहा कि इस प्रॉपर्टी के हिसाब से चार्जेस हमेशा कंजर्व होते हैं। चार्जेस ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही चार्जेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चार्जेस से ट्रांसफर हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि पहले जितने चार्जेस होंगे सिस्टम के पास, आखिरी में भी उतने ही बचने वाले हैं। पहले जितने चार्जेस होंगे सिस्टम के पास, आखिरी में भी उतने ही बचने वाले हैं। ये चीज आपने जरा ध्यान में रखना है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इट कैन बी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मेक इट वेरी वेरी क्लियर। तो आइए जरा समझ लेते हैं कि इसका क्या है। देखो 5q प्लस -3q प्लस 2q। तो स्टूडेंट पहले जितने चार्ज होंगे सिस्टम के पास, आगे जाके भी तो सिस्टम के पास उतने ही चार्ज रहने वाले हैं। वो चार्ज ना तो लॉस नहीं हो सकते ना चार्ज, तो आगे जाके भी उतने ही होंगे। तो हम क्या कहेंगे कि पहले सिस्टम के पास जितने चार्ज थे इनिशियल, तो फाइनली भी उतने ही होंगे। फाइनली कितने, 6q प्लस q प्लस स्मॉल q। ये कब, फाइनली। तो दोनों बराबर ही थे, दोनों बराबर ही। तो हमें तो निकालना है स्मॉल q की वैल्यू। तो स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी, तो आइए जरा देख लेते हैं। यहां से इधर आइए, तो क्या होगा भाई, +5q -3q प्लस 2q। मतलब देखो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। 7 में से 3 निकाल लो, कितना बचता है, 4q आई गेस। ओके, अच्छा इधर देखो क्या होता है, 6 + q 7q प्लस q। अच्छा इसको इधर लेगा, इसको अगर आपने इधर लेके आ गए तो आपके पास बचता क्या है, देंगे डियर। तो ये इधर प्लस है तो उधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4q - 7q = q। नाउ देयरफॉर q कितना हो गया, -3q। तो गाइस ये है आपका आंसर कि ये स्मॉल q की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3q। अब आप खुद ही देख लो, अगर यहाँ मैंने इसकी वैल्यू जो आएगी -3q अगर मैंने रख ली, -3q प्लस q -2q -2q प्लस 6q आपका आ जाता है 4q। तो देखिए इनिशियली और फाइनली चार्जेस हमेशा कंजर्व होते हैं। याद रखिए जितने पहले होंगे उतने ही बाद में भी होंगे। चार्जेस ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, चार्जेस ना ही क्रिएट किए जा सकते हैं, बट वो ट्रांसफर होते हैं एक से दूसरे पे। लेकिन किस केस में, आइसोलेटेड सिस्टम की बात करी जा रही है। आइसोलेटेड सिस्टम की बात अगर करी जाती है तो उस केस में चार्जेस हमेशा क्या माने जाएंगे, कंजर्व माने जाएंगे। तो याद रखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, इसमें शायद आपको एक आध क्वेश्चन मिल सकता है, याद रखिए इसे, ठीक है। आप इसे कॉपी करिए, हम इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। सो इसमें आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की चार्जेस। देखिए गाइस ये बेसिक है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको इलाबोरेट करता हूँ। इसके बाद जब हम लोग बात करेंगे बड़ा फास्ट करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ग्रेविटेशन पढ़ा था तो मैं कोरिलेट करते हुए पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये थोड़ा सा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जो कि बड़ा बेसिक सी बात है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इलाबोरेट कर रहा हूँ। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं जिसे हम लोग कहेंगे चार्जेस आर क्वांटाइजेशन। अगर मैं चार्जेस आर क्वांटाइज्ड या फिर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का क्वांटाइजेशन, अब बात करते हैं क्वांटाइजेशन क्या होता है। सबसे पहली बात तो यहाँ था, ये बड़ा वर्ड बड़ा कॉमन सा है, इसको क्वांटाइजेशन। तो याद रखिए क्वांटाइजेशन का मतलब होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। तो क्वांटाइजेशन स्टूडेंट होता है अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। तो मतलब क्वांटाइज का मतलब होता है एक फिक्स्ड अमाउंट अवेलेबिलिटी जो है उसकी एक फिक्स अमाउंट में, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, इसका स्टेटमेंट अगर लिखा जाए तो चार्जेस आर ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल of smallest fundamental charge। That is, देखो भाई स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्ज क्या है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ यहाँ पे। दैट इज, जिसे हम लोग कहेंगे दैट इज चार्ज on electron। So charges are always integral multiple of smallest fundamental charge, ठीक है। चार्जेस आर ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्ज, जिसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है चार्ज उसी का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। तो एक चीज याद रखिए यहाँ पे, दैट इज कैपिटल क्यू जो होता है वो हमेशा n टाइम्स ई के बराबर होता है, जो कि हम लोग यहाँ कह सकते हैं प्लस माइनस, बिकॉज गाइस पॉजिटिव भी होते हैं चार्जेस और चार्जेस नेगेटिव भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा प्लस माइनस एन, वेयर यहाँ लिख देते वेयर n is equals to 1 2 3 4 5 because this is an integer value। n हमेशा इंटीजर रहेगा, ये कभी भी आपका फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, ये हमेशा इंटीजर में रहेगा। इंटीजर वैल्यू का मतलब 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो याद रखिए 1 2 ऑनवर्ड्स अप टू इन्फिनिटी तक का इसका n की वैल्यू रहेगी। और चार्जेस हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। तो कॉपी कर लीजिए, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आपने ये कॉपी कर लिया होगा।